हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ है जो कि एक फुल सिलेबस टेस्ट है, FST 17। तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में आए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला CH2। हमें ये एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है। हमें क्या गिवन है? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला CH2O और इसका एम्पिरिकल वेट कितना हो जाएगा बच्चों? देखते हैं। 12 + 2 + 16 कितना हो जाएगा? ये 30। ये एम्पिरिकल वेट आ गया। अब वेपर डेंसिटी हमें गिवन है। वेपर डेंसिटी हमें पता है। वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। और वेपर डेंसिटी हमें 15 गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से निकालते हैं बाय 2। कितना हो गया मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट आ गया हमारे पास 30। अब बच्चों हमें एक रिलेशन पता है एम्पिरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट में। ये रिलेशन हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल वेट, या इसी को n फैक्टर भी बोलते हैं। तो बच्चों हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना। देखो, कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला इतना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कैलकुलेट करना है। एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? देखो यहाँ पे CH2O। मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने कैलकुलेट किया बच्चों, कितना है? 30। और एम्पिरिकल वेट यहाँ 30 है। 30 से 30 कैंसिल, 1/1। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम आ रहे हैं हमारे पास। तो ऑप्शन देखो कौन सा हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O, ठीक है। इसको CH2O भी लिख सकते हैं और HCHO भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? पहला। ठीक है बच्चों, देख लो इसको एक सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। C3H9N रिप्रेजेंटेड। ये क्या क्या बना सकता है? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। तो इससे हम सबसे पहले बनाते हैं प्राइमरी अमीन। कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन, नाइट्रोजन लगा दिया, H2 कर दिया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 4 5 6 7, दोनों 9 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए, 1 नाइट्रोजन हो गया। 9 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 1 नाइट्रोजन। ये क्या है? प्राइमरी अमीन। और इसका हम सेकेंडरी अमीन भी बना सकते हैं। देखो क्या करो, N C और ये C और ये 1 H। देखो कितना हो गया? 3 2 5 3 8 1 9। 9 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 1 नाइट्रोजन। ये सेकेंडरी अमीन भी बन सकता है। और टर्सरी अगर हमें बनाना है CH3 और CH3, ये 3 3 6 3 9 3 टर्सरी अमीन भी बन गया। 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, ऑल ऑफ दीज सारे बनेंगे हमारे पास, ठीक है। सारे बनेंगे, देख लो इसको। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इन मिक्सचर, हमारे पास देखो ये क्या है? सोडियम एसीटेट। क्या है ये? सोडियम एसीटेट। देखो CH3COON। इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास? C2H5COON। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से हमें पता है ये फ्री रेडिकल बनेगा और CO2 यहाँ से रिमूव होगी, CO2 रिमूव होगी, यहाँ से भी CO2 रिमूव होगी, और ये फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल ये बनेगा, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 और ये C2H5। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 और CH3। एक तो ये बन जाएगा। अब दूसरा देखो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये आपस में भी जुड़ सकता है, CH3 और ये भी आपस में जुड़ सकता है, CH3 CH2
CH2 CH3। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जिस भी सोल्यूशन में ये होंगे तो वहां पे हमारे पास ढेर सारे ये फ्री रेडिकल मिलेंगे, एथाइल फ्री रेडिकल और मेथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल आपस में भी जुड़ सकते हैं और एक दूसरे से भी जुड़ सकते हैं। तो जुड़ के ये 3 प्रोडक्ट बनाएंगे हमारे पास। देखो 1 2 3 कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, नंबर ऑफ एल्केन कितने बनाएंगे, 3। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। 1 2 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं। 53 का कौन सा हो गया, सेकंड। देखो 3 प्रोडक्ट, 3 एल्केन हमारे पास बनेंगे। देख लो इसको, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराने का। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन को अलग किसके साथ करते हैं, HNO2 के साथ। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन को अलग करने के लिए HNO2 से उसकी रिएक्शन कराते हैं। आगे बढ़े, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बो एनायन, सेलेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बो एनायन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे ज्यादा होगा पहले होगा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो अगर हमें कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बतानी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, इसका मतलब क्या है, कार्बो एनायन। तो अगर हम -M ग्रुप लगा हो या -S ग्रुप लगा हो, -I ग्रुप, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। और जब भी कार्बो एनायन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। +M +H और +I, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, पहले से इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी और कम होगी। तो ये क्या करेंगे, अगर ये बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी को कम करेंगे। मतलब अगर -M है, -H है, -I है, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये इसका की पॉइंट है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। ये क्या है, sp3 है, ये क्या हो गया, sp2 हो गया, ये हो गया sp। अब बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो, यहाँ पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी, sp की ज्यादा होती है, फिर sp2 की, फिर sp3 की। ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा ये क्या लगाएगा, ये +I लगाएगा। +I मतलब +I लगा रहा है, देखो +I अगर लगा रहा है तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। अगर +I लगा रहा है स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा, A। सबसे कम स्टेबल कैसे ऑर्डर में लगाना हमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, A का। A की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। और सबसे ज्यादा किसकी होगी, देखो sp, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो ये क्या लगाएगा, -I लगाएगा। -I लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। अब आ जाएगा इनके बीच में B वाला। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये। 55 का कौन सा हो गया, CBA। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन कौन सा हो गया, 3। देख लो, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विद PCl5। ग्लिसरॉल की रिएक्शन PCl5 से करा रहे हैं। पहले तो ग्लिसरॉल का फार्मूला लिखो, CH2OH, CHOH और ये CH2OH। ये हमारे पास हो गया क्या, ग्लिसरॉल। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, PCl5 से करा रहे हैं, PCl5 से करा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये सभी OH को हटा के क्या कर देगा, Cl लगा देगा सबकी जगह पे। देखो CH2Cl, CHCl और CH2Cl। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास POCl3 बनेगा साइड प्रोडक्ट में, और क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट में ये बनेंगे हमारे दोनों। तो कौन सा बन जाएगा, देखो 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ऑप्शन ये भी तो है, देखो 1 2 3 ट्राइक्लोरो, 1 2 3 क्लोरोप्रोपेन। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। देख लो
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सबसे पहले देखो एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली अगर इसमें हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। जिसके पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा को जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे। तो अगर -m है, -H है और -I है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। और +m है, +H है और +I है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। देख लो ये। अब देखते हैं ये हमारा क्या है, देखो ये है sp2, ये है sp, ये है sp3 और ये भी क्या है sp3 है। अब यहाँ देखो ये लगा रहा है +I, ये भी लगा रहा है +I, ये दोनों +I लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं -I। -I क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये sp2 है, -I, और ये भी लगा रहा है -I। अब देखो sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा -I लगाता है, और -I बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, देखो -I। ये तो दोनों बढ़ाएंगे भाई, +I है। अगर +I बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इन दोनों में तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब इन दोनों में बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो किसकी ज़्यादा बढ़ेगी इन दोनों में से, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, क्यों, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा, सेकेंड। देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कंपाउंड विच गिव एसीटोन ऑन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस हम कराते हैं और देखते हैं कौन सा हमारे पास क्या देगा, एसीटोन यानी कीटोन देगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करो। देखो हमारे पास क्या है, CH3, CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH और CH3 है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसमें क्या कराएंगे, ओजोनोलिसिस, O3 H2O2 और Zn। यहाँ बच्चों हम क्या करा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो ऑक्सीडेटिव भी करा सकते हो, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है। देखो हमें कीटोन बनाना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो ओजोनोलिसिस में। तो ये हमारे पास देखो CH3 और CHO के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो यहाँ पे तो एल्डिहाइड बन रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमें कीटोन बनाना है। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन देखो, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3, इसको हमने क्या तोड़ के लिख लिया है। और ये भी क्या है, CH3 और ये भी क्या है, CH3। अब बच्चों इसकी भी ओजोनोलिसिस कराओ, O3 H2O2। ओजोनोलिसिस के बच्चों, ओजोनोलिसिस के लिए ये हमारा रिएजेंट जरूरी होता है, और जिंक। ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। जब ऑक्सीडेटिव होता है तो उसमें जिंक नहीं होता है और वहाँ पे एसिड बनता है, और रिडक्टिव में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अब इस बॉन्ड को तोड़ो और एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, ये शॉर्टकट मेथड होता है। क्या क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएंगे बच्चों, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी होता है ये, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कीटोन बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल कीटोन के बन रहे हैं। देखो तो ऑप्शन हमारा क्या सेकेंडरी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारे 2 कीटोन, एसीटोन ही तो बनाना है। देखो एसीटोन, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं एसीटोन के, तो ऑप्शन कौन सा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर तोड़ोगे एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड और यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड। और यहाँ पे देखो ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। देखो एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, तो हमारे पास सब जगह एसिटल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। 58 देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन मतलब कैटायन अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसको देख लो, स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बच्चों ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, किस बात? यहाँ पे अगर हमारे पास प्लस एम ग्रुप है, प्लस आई एच ग्रुप है या प्लस आई ग्रुप है, तो ये बच्चों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट जिसकी कमी है, अगर वो चीज़ मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा। तो और अगर देखो यहाँ माइनस एम लगा हुआ है, अगर माइनस एच है तो माइनस आई है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, उसके पास पहले से ही कमी है और ये खींच के और कम कर रहे हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी को और कम कर रहे हैं। तो ये इसका की कॉन्सेप्ट है बच्चों, स्टेबिलिटी देखना कार्बोकैटायन की। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो दो दो बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, क्या रेजोनेंस में जाएगा। और इधर देखो एक ही लगा तो एक तरफ रेजोनेंस में जाएगा, इधर तो प्लस आई लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है, यहाँ भी देखो प्लस आई ही लगा हुआ है। तो रेजोनेंस यानी मीजोमेरिक इफेक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा है, यम इफेक्ट ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, पहला ही हो जाएगा। यहाँ एक ही बार 59 का पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अब क्या कह रहा है, ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विद KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड यील्ड। ठीक है, ग्लिसरॉल को हम क्या कर रहे हैं, KHSO4 के साथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखो हमारा क्या बनता है, ये बच्चों हमारा जो होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये पता होना चाहिए आपको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये H2O को निकालेगा, मॉलिक्यूल के अंदर से H2O को निकालेगा। जैसे हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल है, और CH2OH। अब अगर हम यहाँ पे KHSO4 ले लें या B2O5 ले लें, ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे पास, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे पास यहाँ से दो मॉलिक्यूल H2O के निकाल देगा, दो मॉलिक्यूल, एक देखो हमारा निकल जाएगा यहाँ से और एक निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH, ये बन जाएगा। लेकिन बच्चों ये हमारे पास देखो डबल बॉन्ड आसपास ही है। ठीक है, डबल बॉन्ड आसपास ही है, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। ये क्या होता है, अनस्टेबल। इसको क्यूमुलेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, क्यूमुलेटेड। ठीक है, आसपास ये, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा ये। तो अब क्या करेगा, ये इनॉल फॉर्म है, अब ये इसका कीटो फॉर्म बना लेगा। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। देखो, तो ये हमारे पास क्या टाटोमेराइज होगा, ये टाटोमेर बनेगा इसका। देखो, इसको ऊपर बना देना। ठीक है, टाटोमेर। ये क्या होगा, टाटोमेराइज होगा। ठीक है, टाटोमेराइज होगा तो क्या होगा, कीटो इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H आ गया तो CH, और ये डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, CH डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। क्यों, टाटोमेरिज्म हो रहा है, ये इनॉल फॉर्म है और ये क्या है, कीटो फॉर्म, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म हो रहा है यहाँ पे, टाटोमेरिज्म। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। अल्टरनेट का एक साथ ही दो डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। तो बच्चों इसको बोलते हैं एक्राइल एल्डिहाइड। एक्राइल एल्डिहाइड या एक्रोलीन भी बोलते हैं इसको, एक्रोलीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एक्राइल एल्डिहाइड हमारा लास्ट प्रोडक्ट बनेगा। क्या, एक्राइल एल्डिहाइड।
पहले क्या हुआ, KHSO4 या V2O5 भी लिख सकते हैं उसकी जगह पे। ये क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। इसमें से क्या, एक H2O यहाँ से, एक H2O यहाँ से निकल जाएगा, 2 H2O के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास डबल बॉन्ड, देखो एक बहुत पास है डबल बॉन्ड, ठीक है, बहुत पास है, मतलब ये क्या है, क्यूमुलेटेड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होता है। अब ये क्या है, इनॉल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म में चेंज होगा, इससे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसके क्या होगा, टाटोमेरिज्म होगा, टाटोमेरिज्म से एक्राइल एल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। CH3CHO इज डिफरेंट फ्रॉम एलिफेटिक एल्डिहाइड इन द रिएक्शन विद फिलिंग सोल्यूशन। देखो, अगर हम बेंजील डिहाइड की रिएक्शन फिलिंग सोल्यूशन से करते हैं तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड फिलिंग सोल्यूशंस के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो 61 का कौन सा हो जाएगा, चौथा। 62 देखते हैं। फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करा रहे हैं तो ये बन जाएगा बेंजीन। अब इसका करा रहे हैं हम नाइट्रेशन। क्या नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे NO2 प्लस आएगा और ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रेशन होगा तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इसके 2 मॉलिक्यूल आएंगे, जिंक प्लस NO से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये हमारे पास बन जाता है NH और ये एक बेंजीन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं हाइड्रो एजोबेंजीन, हाइड्रो एजोबेंजीन। देखो क्या है, पहला हमारा बेंजीन, पहला बेंजीन, दूसरा नाइट्रोबेंजीन, तीसरा हाइड्रो एजोबेंजीन। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कांजुगेट बेस जब भी बोले तो उसमें से H+ को बाहर कर दो। CH3 2 और NH2 प्लस है। इसका हमें क्या बनाना है, कांजुगेट बेस मतलब बाहर, क्या H+ बाहर। H+ को बाहर करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 और 2 NH और ये क्या हो जाएगा, H+ बाहर हो गया। अब ये हमारा क्या बन गया, कांजुगेट बेस, ठीक है। जब भी कांजुगेट बेस बोले तो H+ को बाहर कर दो और कांजुगेट एसिड बोले तो H+ को अंदर कर दो। एंड CH3 2 NH, ऑप्शन कौन सा हो गया, CH3 2 NH, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। रिएक्शन ऑफ SCHO विद कंसंट्रेट, ये क्या करता है, ये भी हाइड H2O को रिमूव करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है HCOOH। इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से करोगे तो यहाँ पे H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले H2O को निकालो तो एक H2O बन गया और क्या बचा हमारे पास, CO, क्या बचा, CO। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO बन जाएगा बच्चों। सिंपल सी रिएक्शन है। कंसंट्रेट H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या रिमूव करता है, H2O को रिमूव कर देगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। बेंजाइल अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, बेंजाइल अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड। बेंजाइल अमीन देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, रिडक्शन करेगा, ये क्या बना देगा, बेंजाइल अमीन बना देगा। C डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है और ये क्या है, NH2 है। अब इसको तोड़ेगा, एक H इसको देता है, देखो, और एक H इसको, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा CH2 और NH2 बन जाएगा। देखो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O होता है, एक बॉन्ड तोड़ेगा, एक H इसको, फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ेगा, एक H इसको दे देगा, फिर यहाँ से बन जाएगा C6H5 CH2 NH2, ठीक है, बेंजाइल अमीन बन गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी रिडक्शन कराएगा तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड ये है, रिडक्शन कराएगा तो बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको दो, एक H इसको दो, ये बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको दो, एक H इसको दो, क्या बन गया, यही हमारे पास बन गया C6H5 NH2, C6H5 CH2 NH2। देखो बच्चों, दो ऑप्शन में तो हमारा बेंजाइल अमीन बन रहा है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है तो तीसरे में अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि हमें प्रिपेयर करना है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा हमारा।
भाई 2 ऑप्शन सही हो गए, एक ऑप्शन बचा ऑल ऑफ दीज भी है, और हमें करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा हमारे पास। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बेस्ट मेथड कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्काइल क्लोराइड। बच्चों डार्जन प्रोसेस के बारे में सुना होगा आपने, डार्जन प्रोसेस, जिसमें एल्कोहल की रिएक्शन हम करते हैं थायोनिल क्लोराइड से, तो उसमें हमारे पास क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है और SO2 गैस निकलती है, SO2 गैस के फॉर्म में निकलती है, तो ये हमारे पास क्या है, थायोनिल क्लोराइड। बेस्ट मेथड होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों, ये क्या होता है, गैस के फॉर्म में निकल जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट मेथड होता है प्योर एल्किल हैलाइड बनाने का, क्या, डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस DP। 66 का पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज बोथ द मेटल आर इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -4 -2 +6, और ये x हो गया -8 और -1, x इक्वल टू कितना हो गया, +7। देखो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7, Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 और Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7, तो दोनों अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, और हमसे यही पूछा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, पहला। सिंपल क्वेश्चन था ये रेडॉक्स का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन निकालना है, x, ये रिलेशन पता होगा बच्चों, XB 1 - XB मोलरिटी इनटू मोल मॉलिक्यूलर वेट, किसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। ये रिलेशन आपको पता होगा। XB हमें कैलकुलेट करना है, 1 - XB, और M कितना है, 1 है। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन दिया है तो वाटर 18 डिवाइड बाय 1000। इसको ऊपर अगर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे ही कर दो, ये कितना हो जाएगा, 1000 है XB, और ये हो जाएगा 18 - 18 XB, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1018 XB, और ये हो जाएगा 18, तो XB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/1018। ये करोगे तो आएगा 0.01768, ठीक है। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 12317.68 × 10⁻³ या इसको 18 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं। देखो 18 × 10⁻³, 18 × 10⁻³ ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, बस ये हमारे पास रिलेशन पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। वांट ऑफ फैक्टर फॉर K3FeCN6 इज 70 फॉर अल्फा हमें दिया है और आयन दिया है, आई हमें कैलकुलेट करना है। आई कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 + n - 1 अल्फा। n क्या है, नंबर ऑफ आयन, 3 और 1 4 आयन हो जाएंगे, 1 + 4 - 1 अल्फा कितना है, 75%, 75/100, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 + 75/100, ये 3/4, कितना हो जाएगा 1 + 9/4, कितना हो जाएगा ये 3.25। देखो इसको काटोगे तो आएगा 2.25, तो आ जाएगा 3.35। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, थर्ड। आइए हमारा कितना आ गया, 3.35। आगे बढ़े, यहाँ पे ये हमें फार्मूला पता होना चाहिए। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। डेल्टा जी निगेटिव फॉर, डेल्टा जी निगेटिव किसके लिए होता है, जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उनके लिए डेल्टा जी निगेटिव होता है। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो इनके लिए डेल्टा जी निगेटिव होता है। 70 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। जो जितनी भी सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं
उनके लिए डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल दोनों ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं, तो उनके लिए डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अमाउंट ऑफ यूरिया टू बी डिजॉल्व इन 500 cc वाटर, KF इतना प्रोड्यूस ए डिप्रेशन डेल्टा TF I इंटू KF इंटू M। ये हमारे पास फार्मूला है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और डेल्टा TF हमें दिया है 0.186। I की वैल्यू यूरिया के लिए कितनी होती है, I की वैल्यू 1 लिख दिया। KF की वैल्यू बच्चों हमें दिया है 1.86। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेट हमें क्या अमाउंट ही निकालना, वेट, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब यहाँ देखो हमें वाटर का वैल्यूम दिया है, हमें वैल्यूम गिवन है कितना, 500 cc या 500 ml भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 cc इक्वल टू 1 ml। ठीक है, और डेंसिटी हमें वाटर की पता है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ये भी ml लिख लो, ml। तो मास कितना हो जाएगा, डेंस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितना आ जाएगा, 500 ग्राम, 500 ग्राम आ जाएगा। ये रखो यहाँ पे 500 ग्राम। ये बच्चों मोलरिटी है, मोलरिटी है, ये हो गया 1000, कितना हो गया ये 2, ये हो गया 30, और ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये हो गया 10, इससे ये कैंसिल, W कितना आ गया, 3 ग्राम, कितना आ गया, 3 ग्राम। ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, थर्ड। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ 10 बचा, 10 ये 0 कैंसिल, ये सब कैंसिल ही हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो W कितना 3 ग्राम के बराबर आ गया। कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हाउ लॉन्ग मस्ट बी 50 एम्पियर करंट पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर रिफाइनिंग कॉपर टू प्रोड्यूस 3 मोल कॉपर। हमें बच्चों एक फार्मूला पता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से, W इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू करंट इंटू T, और ये होता है n फैक्टर इंटू, और ये होता है फैराडे। अगर वेट है और इसको हम यहाँ ले आए एटॉमिक वेट को बच्चों, ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू T डिवाइड बाई n इंटू F। तो इसकी जगह पे हम मोल लिख सकते हैं, वेट बाई एटॉमिक वेट मोल लिख सकते हैं। मोल हमें गिवन है कितना, 3 गिवन है। करंट हमें गिवन है कितना, 50, और टाइम हमसे पूछ रहा है। n फैक्टर कितना, Cu प्लस है, और Cu में जाएगा तो कितना, n फैक्टर 1 हो गया, और 96500। ये बच्चों कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 193 हो जाएगा। देखो 5 के नम 5 5 9 45 5 दिया 15, ये कैंसिल हो गया। अब देखो टाइम हमारे पास कितना आ गया, टाइम 3 इंटू 193 और 1 0। अब देखो बच्चों इसे हमें लाना, देखो घंटे में लाना, आवर में, और यहाँ से हमारा सेकंड में आएगा, तो सेकंड को पहले बदलो मिनट में, डिवाइड किया 60 से, फिर डिवाइड करो 60 से, कितने आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा। इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 3 दूनी 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 193 डिवाइड बाई 120, ये बच्चों आ जाएगा 1.61 आवर। ठीक है, घंटा 1.61 आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, सेकंड लॉ फैराडे लॉ से है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक माना जाना अच्छा खासा टॉपिक है, जिसका जो महत्व है नीट में वो बहुत ही अच्छा खासा है। ठीक है, इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमारे आते हैं नीट में। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। Kp और Kc फॉर द रिएक्शन। देखते हैं बच्चों, इस रिएक्शन के लिए हमें Kp बाई Kc बताना है। तो हमें रिलेशन पता है, Kp इक्वल टू Kc RT के पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng होता है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो Kp बाई Kc हमारे पास हो जाएगा बच्चों RT, और डेल्टा Ng की वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1/2, यही तो है। देखो हाफ मोल ये, 1 मोल ये, हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1/2, ये कैंसिल, कितना हो गया, 1/2 माइनस का 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√RT लिख सकते हैं। ये Kp बाई Kc 1/RT। ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, सेकेंड। कौन सा, सेकेंड।
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो एक बार। ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। C8H solar that can be formed cis trans geometrical isomerism and also has chiral center edge। किसके पास, हमारे पास cis trans isomerism तो कह रहा है इसमें, ठीक है, फॉर्म हो रहा है cis trans यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और किसके पास इसमें से काइरल सेंटर भी है, ये पूछ रहा है। काइरल सेंटर वो सेंटर होता है वो कार्बन होता है जिससे चारों वैलेंसी, उस कार्बन के चारों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप, अलग अलग एटम लगे हुए हों, उसको बोलते हैं काइरल कार्बन। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ देखो कितना होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगे जो एटम हो वह अलग अलग हो तो उसको काइरल कार्बन बोलते हैं। तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 है। इसको देखेंगे नहीं, इसको देखते हैं। इसको यहाँ से एक बार H लगा, यहाँ C लगा है, यहाँ क्या लगा है C2H5 लगा, और यहाँ से पूरा एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ। तो चारों देखो 1 2 3 4 चारों ग्रुप अलग अलग है हमारे पास, तो एक काइरल कार्बन तो है इसके पास, ठीक है। अब इसके पास चेक कर लेते हैं। इसके पास 2 हाइड्रोजन हो गए तो काइरल कार्बन नहीं है, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है और हमें होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे भी C है, यहाँ पर भी C है, तो 2 ग्रुप सेम हो गए तो काइरल हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। काइरल सेंटर किसके पास है? सिर्फ पहले ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको बच्चों हम n+l रूल से भी कर सकते हैं। जिसके n+l की वैल्यू ज़्यादा हो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाती है बच्चों, तो उसमें जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब हम यहाँ पे n+l निकाल लेते हैं सबके लिए। देखो पहले निकालते हैं 5d के लिए, फिर 6s के लिए, फिर निकालते हैं 4f के लिए, फिर निकालते हैं 5p के लिए। अब बच्चों हमें एक चीज बता है, SPDF इनके लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 3, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी कहाँ? n+l के लिए। इसके लिए n की वैल्यू 5 + 2 कितना हो गई? 7। इसकी 6 + 0 कितनी हो गई? 6। इसकी 4 + 3 कितनी हो गई? 7। इसकी कितनी हो गई? 5 + 1 कितनी हो गई? 6। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास 2 ऐसे हैं जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब n+l की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब इन दोनों की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होगी। अब इन दोनों में देखो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जिसके n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो 5d की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, 5d हो गया। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 4f आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो किसके n की वैल्यू ज्यादा है? 5p की 6s में 6s की n की वैल्यू ज्यादा, तो क्या आ जाएगा? 6s आ जाएगा। फिर आ जाएगा 5p। और हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग, मतलब जो सबसे बड़ा है वो सबसे आगे, जो सबसे कम है वो सबसे पीछे। तो 5d 4f 5d 4f 6s और 5p। बच्चों सेकंड ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। बाकी देखो सारे गलत हैं, 5d तो है लेकिन यहाँ पे 6s पहले आ गया। 75 का कौन सा हो गया? सेकंड। देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। गिवन रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए हमें लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यहाँ आप लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय 2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय 3। देखो 2 3, ये 2 5 है, 4 3 है, ये ऑप्शन हो गया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय 2, कोएफिशिएंट नीचे आ जाता है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, डिसअपीयर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहा है और ये प्रोडक्ट बना रहा है। अपीयरेंस, इसके लिए अपीयरेंस आएगा 1/4। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? चौथा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब VMP लिख लो इसको, और फिर
मीन स्पीड या वी एवरेज भी इसी को बोलते हैं। और क्या है, VRMS है, VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गिवन बाई, ठीक है, VMP वी एवरेज और VRMS। VMP का फार्मूला हमारे पास 2RT/m और ये होता है वी एवरेज रूट 8/पाई RT/m और ये होता है बच्चों 3RT/m कैंसिल, बच्चा कितना, रूट 8/पाई और √3 √2 रूट 8/पाई √3। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर निकालना, पहले XeF2 में निकालो। बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बना रहा है, कितने, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाया, बचा कितना, 6, डिवाइड करो 2 से, कितना आ गया, 3 लोन पेयर। इससे कितने, 8 बॉन्ड कितने, 4, कितना बचा, 4, 2 से डिवाइड करो, कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। यहाँ पे कितने, 8 बॉन्ड कितने, 6, 2 बचा कितना, 1 लोन पेयर। तो कितना, 3 2 1 ऑप्शन कौन सा, पहला ही हो गया 3 2 1। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। नाइट्रोजन एटम हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस कैन बी एक्सप्लेन ड्यू टू द हुंड रूल। हुंड रूल क्या कहता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पैरेलल स्पिन में होंगे, पहला 79 का पहला। आगे बढ़े, 80 नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज तो साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज। नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस पे, O पे है, तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले ज्यादा वाला O-2 सबसे ज्यादा, फिर F- हो जाएगा, फिर इससे बड़ा क्या, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन बड़ा होगा, ऑक्सीजन होगा, और उसके बाद फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि पीरियड के लॉन्ग जाने पर साइज छोटी होती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइज का, O2 O-O, F-O और O। ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा। ये क्या हो गया, साइज का आगे। देख लो, सिंपल क्वेश्चन है, इसका ये की कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज बढ़ेगी। और एक कॉन्सेप्ट तो हमें पता है कि जब पीरियोडिक टेबल में पीरियड के लॉन्ग जाते हैं तो साइज क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इतने मॉलिक्यूल, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया तो मोल निकालने का फार्मूला बच्चों क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर, कितना, 6.02 × 10⁻23। बच्चों ये ग्राम एटम लिखा है, मतलब हमें मोल निकालने हैं, किसके, ऑक्सीजन के। तो कितने मोल आ गए, 10 मोल आ गए। 10 मोल किसका आया, 10 मोल CO का आया, और 1 मोल CO में, 1 मोल अगर हमारे पास CO है तो उसमें कितना, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। और अगर 10 मोल होगा तो 10 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, और 10 मोल मतलब 10 ग्राम एटम ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा, 10 ग्राम एटम ऑक्सीजन। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 82। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के, ठीक है। और हमारे पास देखो SRP की वैल्यू कैसे वैरी करती है, सबसे आगे आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ऊपर से नीचे आते हैं। तो SRP की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। SRP की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका हो जाएगा बच्चों, F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। देखो कहाँ आएंगे ऑप्शन, F2 Cl2 Br2 I2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। एक है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर, इसका की कॉन्सेप्ट वहां पे है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 10 मॉलिक्यूल ऑफ ईच KI एंड H, ये रिजेक्ट कर रहा है, इसके कितने मोल है, 10 मोल है, और ये भी 10 मोल है।
तो सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन को बैलेंस करो। ये कितना हो जाएगा 2। अब देखो क्योंकि यहाँ 2 पोटेशियम, यहाँ एक ही था, अब बैलेंस हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, 10/2 कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट और जो हमें कैलकुलेट करना है उस पे क्या लगा दो, कोफिशिएंट मेथड। इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाई इसका मोल, इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाई इसका मोल, क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या हो जाएगा 2 5 6 10, कितना आ गया 5 मोल आ गया, 5 मोल। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना 5 मोल। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग पावर अभी हमने देखा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसआरपी के। जिसके एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। यहाँ एसआरपी की वैल्यू माइनस है, 0 है, प्लस है, +3 है। ऑप्शन कौन सा हो गया था, क्यों, क्योंकि इसके एसआरपी की वैल्यू 0.8 है, प्लस में ये 0.3 है। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का छोटा सा एप्लीकेशन। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि म्यू कैलकुलेट करना है बच्चों। अब देखो हम आप सबसे पहले देखते हैं आयरन का या फिर +2 का। कितने होते हैं 26, 3d6 4s2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब है, तो क्या कर दें 3d6 4s0। अब देखो इसको फिल करो, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, और ये s में तो 0 हो गया, s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो बच्चों जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए उसको क्या करो, ऐसे म्यू अगर निकालना है तो पॉइंट जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ लिखना है, बाकी 4 7 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, या 7 8 लिख दो, 7 8, ठीक है। और जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 आया तो यहाँ पे 4 लिख दिया, 4.78। अब आगे बढ़ते हैं, क्रोमियम का देखते हैं। Cr कितना होता है 24, ये हो जाता है 3d5। आप लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा 4s1। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इसके म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.78। अब किसका चेक करना है, Mn का। मैग्नीज का चेक करो, कितना होता है 25, ये हो जाता है 3d5 और 4s2। एक इलेक्ट्रॉन निकालना, क्या हो जाएगा 3d5 और 4s1, ठीक है। इसमें भी कितने 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब म्यू की वैल्यू कितनी 6.78। अब हमने क्या देखा, इसका म्यू और इसका म्यू सेम है, इसका म्यू सेम है, तो सेम वाला ऑप्शन तो यही है हमारे पास। देखो इसमें तो आयरन इसका सेम किया, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। और इन ये दोनों सेम है, 6.78 6.78, और इससे ज़्यादा है 4.78, सेम है और इससे ज़्यादा। ऑप्शन कौन सा होगा, पहला। अच्छा क्वेश्चन देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। राइट द कैटलिस्ट विच इज यूज इन एरोमेटाइजेशन ऑफ एन-हेक्सेन। एन-हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6। नॉर्मल हेक्सेन के एरोमेटाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं Cr2O3, MO2O3 यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होते हैं एरोमेटाइज, और ये कितने केल्विन पे 773 केल्विन टेम्परेचर, ये भी यूज कर सकते हैं। इसकी जगह पे ये भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पे V2O5 भी यूज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, एन हेक्सेन को एरोमेटिक बेंजीन बना देते हैं। यहाँ क्या हो जाता है एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये बन जाती है हमारे पास बेंजीन। तो ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा Cr2O3। ये भी होता तो ये भी लगा सकते थे, ये भी होता तो ये भी लगा सकते थे। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। हमें ये रिएजेंट याद होने चाहिए बच्चों कि एरोमेटाइजेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। आगे बढ़े, 87 नंबर देखते हैं। फॉर विच कार्बन एटम द इंडक्टिव इफेक्ट
एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट। बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वह डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। क्या करें, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर 1 नंबर कार्बन तो इसको 2 नंबर, तो इसको 3 नंबर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे दूरी बढ़ाएंगे किससे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से। ठीक है, तो वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सबसे कम सबसे ज्यादा होगी पहले कार्बन पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे कार्बन पे। तो हमें क्या बताना, लीस्ट। लीस्ट किस पे होगा, कार्बन नंबर तीसरे पे होगा, लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। हाउ मेनी मोल ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। हम बच्चों CO का क्या मेथेन को जलाओ, CO2 कह रहा है कितना मेथेन जलाए कि हमारे पास 22 ग्राम CO2 मिल जाए। अगर हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं हमारे पास क्या मिलता है, CO2 और H2O मिलता है। रिएक्शन सबसे पहले बैलेंस करो, एक कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है तो बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। इसको 22 ग्राम बनाना है। 22 ग्राम यानी कितने मोल, 44 कर दो, मॉलिक्यूलर वेट कितना मोल हो जाएगा, 0.5 मोल आ गया। ठीक है, इसके हमें कितने मोल बनाने, 0.5 मोल। तो हाउ मेनी मोल मेथेन, इसके मोल की कितनी जरूरत होगी। क्या करो, यहाँ पे कोएफिशिएंट मेथड लगाओ, 1/n, ये कितना हो जाएगा 1/0.5। कितने मोल आ गए, 0.5 मोल। 0.5 मोल ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। देखो इसमें हमें मैचिंग वाला क्वेश्चन दिया है। एन किसको बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। एल किसको बताता है, शेप या सबसेल के बारे में बताता है, शेप ऑफ सबसेल के बारे में। शेप ऑफ ऑर्बिटल या शेप ऑफ ऑर्बिटल या शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताता है। ठीक है, एम किसको बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। और एम एस यानी स्पिन किसको बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो ए का कौन सा हो गया, पहला, ए का पहला, 2 ऑप्शन में है तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल, और बी का तीसरा, बस इसमें है तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। 2 तो पहले ही कैंसिल हो गए, एक इसमें कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं 90 नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, यहाँ कितना हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp, यहाँ कितना होगा sp3, और एक लोन पेयर भी आएगा, 1 लोन पेयर, यहाँ CH3 मानी sp3, और लोन पेयर 0, यहाँ क्या आ गया sp2। तो जब sp होता तो 180, sp2 120, यहाँ sp3 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पे देखो एक लोन पेयर है, sp3 है लेकिन एक लोन पेयर है। जब एक लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल 2.5 कम हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा 107 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो गया, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा हो गया BCl2 का, पहले का, फिर किसका हो जाएगा, चौथे का, फिर किसका हो जाएगा, तीसरे का, फिर किसका हो जाएगा, दूसरे का। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। बच्चों लैटिस एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन के। ठीक है, कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी उसकी लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा होगा। अब यहाँ देखो इस पे प्लस है, इस पे +2 है, इस पे भी +2 है, और यहाँ +3 है। अगर प्लस चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटी होती है, प्लस साइज बढ़ेगा तो साइज छोटी होगी, तो इसकी साइज सबसे छोटी, साइज छोटी तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, Al2O3 की। अब सबसे कम देख लो किसकी होगी, इसकी चार्ज सबसे कम, तो इसकी साइज सबसे बड़ी,
साइज सबसे बड़ी तो लैटिस एनर्जी सबसे कम कौन सा हो जाएगा, NaCl का, NaCl। ये देखो कहीं मिल रहा है हमारे पास, Al2O3 पहले है, फिर NaCl है। यहाँ देखो ये तो गलत हो गया, MgBr2 है, NaCl है, NaCl। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे ज्यादा पहले, जो सबसे ज्यादा होगा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। जो सबसे ज्यादा है कौन है, Al2O3 है, फिर CaO हो जाएगा, फिर MgBr हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे कम होगा, ये दोनों निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखो ये आ गया और ये आ गया, कौन सा हो गया, चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना, पहले इसकी नंबरिंग करो। देखो प्रियोरिटी 1 2 3 4, घूम जाओ 1 2 3, कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। और हमारे पास लोवेस्ट प्रियोरिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में है, तो R का यस कर दो। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3, ये भी कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज R, तो यस कर दिया, तो हो जाएगा 2s और 3s। ये 2 है और ये 3 है, 2s और 3s दोनों यस है। 2s 3s ऑप्शन कौन सा, सेकंड। देख लो, देखो जब भी हमारा लोवेस्ट प्रियोरिटी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आता है, लोवेस्ट प्रियोरिटी कहाँ आता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होता है उसका हम उल्टा कर देते हैं। अगर R आ रहा है तो उसका यस कर देंगे, यस आ रहा है तो उसका R कर देंगे। कब, जब हमारा लोवेस्ट प्रियोरिटी क्या हो, हॉरिजॉन्टल पे हो, ऐसे हो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। एल्कली मेटल हैलाइड कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक कैरेक्टर, और पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन और साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कैटायन की साइज तो फिक्स हो गई, कैटायन की साइज फिक्स हो गई, कैटायन की साइज क्या हो गई, फिक्स्ड। अब हम देखेंगे जिस एनायन की साइज ज्यादा उसका पोलराइजेशन, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, और सबसे बड़ी साइज किसकी है, I की है, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। अब किस ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले ये I, ठीक है, ये सबसे ज्यादा, फिर किसका हो जाएगा, Br का हो जाएगा, फिर Cl, फिर F का। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ एनायन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो I की साइज सबसे बड़ी, उसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर Br, फिर Cl, फिर F। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं 94 नंबर। ये बच्चों हमारे पास राइमर T1 रिएक्शन है, इसमें हमारे पास क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एसिड का। फिनॉल की रिएक्शन CCl4 और NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है बच्चों। और इसी तरह हमने एक राइमर T1 रिएक्शन पढ़ी है जिसमें हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, CHCl3 से कराते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सैलिसिल्डिहाइड, CHO बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है, इसके साथ रिएक्शन, तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बच्चों उनके बीच होता है जिनका फेज क्या हो, डिफरेंट हो, फेज क्या हो, डिफरेंट हो, और वोलेटाइल नेचर के हो, उनका फेज डिफरेंट होना चाहिए। जैसे एक सॉलिड है तो एक लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड है तो सॉलिड होना चाहिए, और कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सॉलिड सॉलिड दोनों है, गलत हो गया, सॉलिड लिक्विड है और ये सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है, तो ये सही हो गया हमारे पास। ये देखो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, दोनों सेम फेज है, गलत हो गया, लिक्विड है, सॉलिड है, यहाँ सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, और ये जो वोलेटाइल कंपोनेंट है ये सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सेम होना चाहिए, यहाँ सॉल्वेंट होता तो आंसर हो जाता। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। फेज उनका डिफरेंट होना चाहिए और जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखते हैं 96 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मोलरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट चेंज विथ
टेम्परेचर, सही बात है, टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। ड्यू टू चेंज इन मास, बच्चों ये गलत हो गया, ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम होना चाहिए विथ टेम्परेचर, ये गलत हो गया। क्यों? अगर ये मास के जगह पे वॉल्यूम होता तो सही हो जाता। मोलरिटी एंड वेट परसेंटेज वेट बाय वेट डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, बच्चों मोलरिटी चेंज होती है लेकिन ये चेंज नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी चेंज होती है लेकिन ये नहीं चेंज होता है। इसमें कह रहा है डू नॉट चेंज, चेंज होगा, मोलरिटी चेंज होगी, ये नहीं चेंज होगा। अगला देख तो मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन चेंज विथ टेम्परेचर, बच्चों मोलरिटी तो चेंज होगी लेकिन मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के साथ, ये भी गलत हो गया। तो ऑल ऑफ दीज सारे गलत है, 96 के सारे गलत है। बस स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिखा गया है। आगे बढ़े, देखते हैं 97 नंबर। लिंकेज कॉम्प्लेक्स आयन है ये और ये है और कॉर्ड, यहाँ देखो लिंकेज हमारे पास क्या है, एम्बीडेंटेड NO2 है और यहाँ पे O N डबल बॉन्ड O है। एक बार यहाँ से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है मेटल से और एक बार ऑक्सीजन मेटल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिंकेज का फर्क आ रहा है। लिंकेज किसके किसके साथ लिंकेज हो रही है, ये नाइट्रोजन से लिंक बना रहा है मेटल के साथ, ये ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमर हो जाता है। जब भी एम्बीडेंटेड लिगेंड देखना तुम, वहां बिना कुछ सोचे समझे क्या लगा देना, लिंकेज आइसोमर। कहाँ पे? जहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड मिल जाए हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इन द गिवन रिएक्शन हमारे पास H3PO4 है। H3PO4 को बच्चों जो हम 250 पे हीट करेंगे तो हमारा H4P2O7 बन जाएगा। ठीक है, X की वैल्यू H4P2O7 किस में है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। अब देखते हैं Y बच्चों हमारे पास देखो, इसको अगर 6 से और इसको 6 से करोगे तो HPO3 बन जाता है। HPO3 हीट कर रहे हैं इसको, HPO3 बन जाएगा, HPO, ठीक है, HPO3 तो यहाँ पे ये गलत हो गया। देखो Y हमारा क्या है, HPO3 है, यहाँ P4O10 दिया है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो बनता है P4O10। ये P ब्लॉक का क्वेश्चन है हमारे पास, P ब्लॉक, ऑक्सी एसिड ऑफ P ब्लॉक, एसिड ऑफ P ब्लॉक। ऑक्सी एसिड किसके, P ग्रुप के, फास्फोरस के, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड है सेम बेसिसिटी, मतलब सेम उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक है, सेम नंबर में है, H+ को रिमूव करे, H+ को डोनेट करे, H+ को क्या करे, अपने अंदर से निकाले, तो उसकी उतनी ही बेसिसिटी होगी। पहले तो इसका बच्चों फास्फोरिक एसिड का हमें फार्मूला लिख लेना चाहिए। देखो हाइपोफास्फोरस एसिड का फार्मूला होता है बच्चों H3PO2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेटाफास्फोरिक एसिड आता है बच्चों HPO3, ये होता है मेटाफास्फोरिक एसिड। अब आता है क्या, हाइपोफास्फोरिक एसिड H4P2O6, ये होता है हाइपोफास्फोरिक एसिड। और आर्थोफास्फोरिक एसिड बच्चों सबको रटा होता है H3PO3। ठीक है, अब हमें इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो बच्चों 2 दूनी 4 गया, ये 4 हो गया और 3 गया, कितना बच्चा, +1, ये 3 दूनी 6, ये बच्चा +5। ठीक है, और यहां देखते हैं H4PO3, H3PO2, इसका देखते हैं 6 दूनी 12 में से 4 गया, कितना 12, ये हो गया 12 में से 4 गया, कितना बचा 8 और 2 चौके 2x। ठीक है, 2x हो गया +4 हो गया, ये हो गया 6 दूनी 12 में से 4 गया 8, 2x = 8, तो x = 4। और इसका देखते हैं H3PO3 का, ये हो जाएगा +3 +x -3 दूनी 6, कितना बच्चों, ये बचेगा +3 है, किसी का +1 है आर्थोफास्फोरिक एसिड
H3PO4 H4P2O6, ठीक है, H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड, ये दो H3PO2 कितना +1 और H और क्या है मेटाफास्फोरिक एसिड, मेटाफास्फोरिक HPO3 +5 और इसका कितना आ रहा है हमारे पास H4P2O7 होता है बच्चों, ये 7 दूनी 14 तो 5 आ जाएगा। देखो H4P2O7, ठीक है, ये हो जाएगा +4 +2x और ये हो जाएगा -14, कितना बचेगा x = +5 आएगा और +5 इसका भी है और +5 इसका भी है, तो B और C, B C कोई ऑप्शन है दूसरा और तीसरा। A एंड B हाइपोफास्फोरस, एक मिनट बच्चों देखते हैं, हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO3 कितना हो गया +5, 3 दूनी 6 H3PO3, H3PO2 है बच्चों, ठीक है, H3PO2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 +1 और मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3 ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 +x और ये +1 कितना हो जाएगा +5। इधर देखो बच्चों, ये H3PO2 है, ये भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है और मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3 ये भी एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, ठीक है, ऐसे होता है। ये यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जाएगा, इसका भी n फैक्टर कितना आता है 1 आता है, ठीक है, इसका भी n फैक्टर 1 आता है और इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है, एक ही H है, तो इसका भी n फैक्टर 1 ही आता है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ही बेसिसिटी होती है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमारे पास A एंड B ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला, ऑप्शन पहला। इसका भी n फैक्टर हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा और इसका भी n फैक्टर 1 ही आता है, 99 का पहला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 0.5 मोल NaCl डिजॉल्व इन 50 ग्राम वाटर, देन डिटरमाइन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम निकालते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF I × KF × M, डेल्टा TF T0F और TF, यस, ठीक है, ये I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और KF हमारे पास कितना है, KF दिया 1.8, देखो 1.8 दिया है इंटू मोल, इसमें क्या लिखना है मोल बाई मोल कितना है 0.5 और वेट कितना है 500 इंटू 1000, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, डेल्टा TF ये आ गया 2, 1.8 × 2.2 डेल्टा TF T0 या फ्रीजिंग पॉइंट ये कितना माइनस, एक सेकंड बच्चों, 18 दूनी 36, ये 5 दूनी 10 1 हो गया, हाँ इधर देखो, ये 5 दूनी 10 1 हो गया और ये हो गया 1.8 × 2 तो 18 दूना 36 3.6 और ये हो जाता है 0 - TFS, ये TFS कितना हो जाएगा माइनस का 3.6 मतलब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक ये हो सकता है एक ये हो सकता है। अब बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, डेल्टा TBS - TB0 I 2 KV कितना है 0.5 और ये 0.5 डिवाइड बाई इंटू 2 कर दो, वही आएगा, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 1 × 2 × 0.5 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना होता है T0 कितना होता है TBS और ये -100 डिग्री सेल्सियस, इधर जाएगा तो 101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, TBS कितना हो जाएगा 101 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का और ये आ गया फ्रीजिंग इसका सोल्यूशन का 101 डिग्री, ऑप्शन कौन सा हो गया सेकेंड।
ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों? सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हो गया ये बच्चों, केमिस्ट्री यहाँ खत्म हो जाती है आपकी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।